नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सेंटर एतजाज़ एहसन की लाइब्रेरी में मैं मौजूद हूँ। बहुत खूबसूरत लाइब्रेरी है, बहुत किताबें हैं इसमें। कल हमने गुफ्तगू का सिलसिला इस पे ख़त्म किया था। आपको वजारत मिली जी, बीबी मोहतरमा प्राइम मिनिस्टर हो गई। इफ्तिखार गिलानी साहब को भी वजारत मिली। क्या हुआ उस गवर्नमेंट में? किस हद तक गुलाम इसहाक खान साहब ने आपको चलने नहीं दिया और किस हद तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत की नाअहली थी कि वो समझ नहीं सके कि उनके साथ क्या हो रहा? हमें जो प्रॉब्लम आई वो प्रॉब्लम, अच्छा इसमें एक ये भी एग्रीमेंट हो गई थी कि वोट सदारत का वोट इसहाक खान साहब का हो। ठीक है, जब वो री इलेक्शन के लिए आए। वो री इलेक्शन वो 15 दिसंबर को इलेक्शन था। ठीक है, देना था हमने उनको। हाँ, अब ये चीज़ें तो तय हो गई। 15 दिसंबर तक हम बादल नाखास्ता हमने इसहाक खान साहब को वोट डाल दिए। 15 दिसंबर को हमारे एक पैरों तले ज़मीन हिल गई। क्यों? बलूचिस्तान की असेंबली डिसमिस हो गई। हम मसरूफ़ थे सदर की सदारती इलेक्शन में। एक बहुत बड़ा मामला था। बीबी ने तकरीर करनी थी। बीबी की एक एक तकरीर हम तो 3-4 लोग बैठ के उस वक्त बनाते थे, क्योंकि दुनिया में वो तकरीर जानी होती थी। और वो हम इन मामला अपनी अपनी वजारत को भी संभालने में। और जी पता लगा कि बीबी का मुझे कोई फ़ोन आया सुबह कोई 5 बजे। हैव यू हर्ड? मैं सो रहा था तो उठा तो फ़ोन। मैंने कहा क्या हुआ बीबी, खैरियत है? प्राइम मिनिस्टर 5 बजे या 6 बजे फ़ोन करें। सो कहने की देव डिसमिस दी बलूचिस्तान असेंबली। मैं उस वक्त हंस नहीं सकते थे, उस वक्त हंस नहीं सकते थे। मुझे बुला लिया दूसरे दिन सदर साहब ने और मुझे कहने लगे कि ये कैसे हुआ। मैंने कहा जी हमें तो खुद नहीं पता, चीफ मिनिस्टर ने मशवरा दिया होगा। पर मैंने उतनी देर तक अपने तौर पे पता कर लिया था कि मूसा खान साहब इस्लामाबाद में थे। उनसे आखिरी मुलाकात जो रात को सोने से पहले और उनके ऑर्डर के बाद जो किसी ने की थी, वो हमारे दोस्त वसीम सज्जाद साहब ने की थी। वसीम साहब चूँकि लॉ मिनिस्टर रहे थे जी शाह खान की इंतज़ामिया में, बिल्कुल। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी उन्होंने जाके कुछ करवाया है और मूसा खान से ये किया है। इसको चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में। हमने पोजीशन ली कि न्यूट्रल। फेडरल गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाया गया, गवर्नर के अलावा। हमने तो न्यूट्रल पोजीशन ली कि कोर्ट जो फैसला करे वो हमें मंजूर है। कोर्ट ने रिस्टोर कर दी असेंबली, जिसके बाद बुख्ती साहब आ गए एज चीफ मिनिस्टर, अल्लाह उनको बख्शे। पर नवाब अकबर खान बुख्ती तो इतनी एक तरफ पंजाब में हॉस्टाइल चीफ मिनिस्टर जो इज्जत भी देने के लिए तैयार नहीं प्राइम मिनिस्टर को, जाके रिसीव करने को तैयार। ठीक। और एक बलूचिस्तान में दोनों ऐसी गवर्नमेंट थी। आप सोचें कि मेरी प्रॉब्लम एज इंटीरियर मिनिस्टर, दोनों गवर्नमेंट्स ऐसी थी जिसमें हमारे वफाकी वुज़रा के वारंट गिरफ्तारी निकले हुए थे। मुख्तार अवान साहब का वो पंजाब को ओवरफ्लाई करके पंजाब में, और मीर बाज खान खेतरान का बुख्ती साहब ने। मुझे बीबी ने कहा कि बुख्ती साहब से बात करो। तो मैंने नवाब साहब को मनाए। मैंने फ़ोन किया नवाब साहब ने शुरू हो गया, उसको भेजो, he is absconder, I have to arrest him। मैंने कहा उसको मैं ही लेके आऊँगा, आपके पास पेश कर दूँगा। If you bring him, I will arrest you also। और फिर वो मतलब है एक ऐसा काम हमारे लिए कि ऐसे लम्हात आए कि मतलब है बड़ी दुश्वारी थी। अच्छा, ऊपर से अदालत हमारे खिलाफ, अदालतें हमारे खिलाफ।
तो जुडिशरी की जानिब से भी हमें कोई क्वार्टर नहीं मिलता था, कोई ठंडी हवाएं नहीं आ कोई रही थी। ठंडी हवा नहीं आती थी। और प्रेसिडेंसी में इन दैट पीरियड मुझे कम अज़ कम 3-4 मरतबा इशारतन सदर साहब ने कहा होगा कि आप अगर होते तो ये ना होता, हम बहुत बेहतर काम हो रहा था। आप अगर होते तो अभी भी कुछ आप ही करें कुछ, मतलब है अंगेज अगर मुझे करते थे तो बाकियों को कितना कर रहे इसको होंगे। भी करते होंगे। और बीबी के लिए बड़ी मुश्किल, वेरी टफ, बट वी वर रिमूव्ड नॉट बिकॉज वी वर अ बैड गवर्नमेंट, but because we were a much better government than they expected us to be, and they feared कि ये कामयाब हो जाएंगे। The same phobia जो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के बारे में था, it had come down to this. Benazir was again a towering figure when she went to the United States, standing ovations, addressing the joint houses. अब उसका stature internationally इतना बढ़ गया था कि ये She had to go as far as the establishment. कॉन्फिडेंस मोशन किया, हाँ मुझे याद है वो नाकाम हुआ। मुझे याद है। उसके बाद फौज तो खुल के बिल्कुल एक तरह टूट के सामने आके खड़ी हो गई। पक्का किला का ऑपरेशन, जो पुलिस का ऑपरेशन हैदराबाद में, 26 जुलाई जी। 1990 जो सिर्फ पुलिस का ऑपरेशन था। अब आमने सामने पुलिस और फौज खड़ी हो गई। अब ट्रिगर था हमारे जो आईजी थे सिंध के उस वक्त के, वो कहें कि जी हमें आप मत रोकें। वो मैंने कहा खुदा का खौफ करो, फेडरल फोर्स और प्रोविंशियल फोर्स का अगर तसादम हो जाए, 2 गोलियां भी चल जाए, एक यूनिफॉर्म में आपका ही मारा जाए, वो फौज है, तो हम कहाँ ले जाएंगे। जब वो भी हमने कवर अप कर लिया, हमने उसको भी संभल गए उस पे भी। तो असलम बेग साहब फिलीपीन से वापस आए और सीधे हैदराबाद चले गए ओपन जीप में ही, टुवर्ड द एरिया दैट वाज स्ट्राइफ रिडन, जी इन ओपन जीप ही। और वो बड़ी उनको जी पजीराई हुई, फूल आए फौज की, उनकी बड़ी तारीफ जब हुई। ये भी देखा कि इससे भी कुछ, फिर 6 अगस्त को हमें भेज दिया गया। इस पे आते हैं नाज़रीन, बात एक बहुत अहम नुक्ते पे रुकी हुई है, लेकिन इशारा हुआ एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेंटर एतजाज़ एहसन की ज़िंदगी के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और आप जितने मैं महसूस हो रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि अगर आप उससे 10% भी महसूस हो रहे हैं तो इसी चैनल पर रहिएगा। अच्छा जी, आप चीफ जस्टिस ने भी आपको दे, एक और बात आपने की वहाँ। हाँ, वहाँ मैं जब जेलें काटता था ना ज़ियाउल हक के टाइम में, तो एक बड़ा दर्दनाक पहलू जेल का होता था। वो ये थे इंडियन कैदी, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, मानने वाला नहीं, मुलाकात नहीं आती, ख़त नहीं आता, वर्स्ट मुशक्क़त ली जाती उनसे। और मैंने मुल्तान जेल में से एक रिट कर दी। ए.एस. सलाम साहब चीफ जस्टिस थे, वो जेल में आ गए, बेंच पे उन्होंने ट्रांसफ़र किया अपने आप को, वो आ गए जेल में मुझे भी मिले। मुझे कहने लगे तुमने रिट बड़ा अच्छा किया, मुझे तो पता ही नहीं था। मेरे अहाते में जिसमें मेरा सेल भी था, उसमें सलाम साहब भी बैठे, मैं भी बैठा हूँ, और सुपरिटेंडेंट भी बैठे। तो उन्होंने सुपरिटेंडेंट को कहा कि भाई ये तुम किस तरह इनको रखा हुआ है, ये 8-8, 10-10 साल से, इनको 1 साल सज़ा हुई है, 1978 में 1 साल सज़ा हुई है, और फॉर इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग अब 1984 हो गया, तुमने रखा हुआ है। ये फ़लाँ को 1974 में हुई है इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, 1 साल के लिए, उसको तुमने रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? उसने कहा सर इनको बेशक आप ले जाएं, मैं तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं छोड़ता हूँ तो फिर पाकिस्तान है, ये इलीगल है, ये यहाँ से उड़े क्रॉस कर चले जाए। हाँ,
सफ़ेद बालों वाले सुपरिटेंडेंट जेल थे, मुझे नाम उनका भी याद आ जाता है। वो बड़ा शरीफ आदमी था। उसने कहा जब चीफ जस्टिस साहब यहाँ से उड़े और उधर चले जाएं और चले जाएं, मेरी तरफ से मैं तो बड़ा दुखी हूँ इनकी खातिर। अब उनकी बड़ी बुरी हालत होती थी। मेरे जहन पे ये था, तो जिस दिन मैं वज़ीर हुआ, मैंने हल्फ लिया इंटीरियर वजारत दाखिला का, पहले दिन मेरे सेक्रेटरी जो थे, बड़े सीनियर और बड़े बुलंद पाया सिविल सर्वेंट थे, SK महमूद जी जी। तो मैंने शाह साहब को पहले दिन ही कहा, मैंने कहा शाह साहब, मैं चाहता हूँ कि ये इंडियन कैदी ज़रा मुझे पता करें कितने हमारे पास हैं, कितने हमारे उनके पास। ठीक, क्योंकि अब कैदी ऐसे ऐसे थे कि एक था रामदास, वो धोबी का उसकी मुशक्क़त थी, कपड़े धो के हमारे पास आता था, ऐसी कलफ लगा के जेल के अंदर हम चौधरी बन के बैठे होते थे। वो उसकी दास्तान क्या थी, वो कहता था चौधरी साहब ख्वाजा बड़ा डांटा है, ख्वाजा बड़ा डांटा है। ख्वाजा का क्या है कि जी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के पास माँ हर जुमेरात, हिंदू माँ हर जुमेरात लेके जाती थी, धागा बांधती थी, दिए में तेल डालती थी। एक दिन बीमार हो गई, उसने 98 मुझे दी कि तुम जाके और वहाँ दिया जलाओ। मैंने वो 98 जेब में डाली, लड़कों के साथ खेलता उसी दिनों बॉर्डर क्रॉस कर गया, पकड़ा गया। इधर इन्होंने मारा पीटा कि जासूस है। फिर फ़ौज ने ISI वगैरह ने क्लियर कर दिया, तो जेल मैजिस्ट्रेट के पास भेज के 1 साल सज़ा दे के और अंदर कर दी। वो पता लगा कि कोई 1500 हमारे पास हैं और 1600-1700 या उनके पास हैं। some figure like this। मैंने मीटिंग रखी हुई थी, दुराब पटेल साहब को जब मिलने गया तो मैंने, बूटा सिंह थे उनके वज़ीर दाखिला, होम मिनिस्टर इंडिया के, उनके साथ आई रिक्वेस्टेड अ मीटिंग। मैं गया सरदार साहब से मिलने, उन्होंने देखा कि निगाजा मुड़ाइये आ गया। सरदार साहब बड़े बुज़ुर्ग थे और उनसे मैंने बात की। मैंने कहा इस तरह हमारे कैदी हैं, आपके पास कैदी हैं, एक्सचेंज करें, इन बेचारे गरीबों का क्या कसूर है, बॉर्डर क्रॉस हो जाता है। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ, बाकायदा फॉर्मली थ्रू द सेक्रेटरीज लिस्टें एक्सचेंज भी हुई, अगर लिस्टें कोई थी तो कैदियों की थी, ठीक, एक्सचेंज भी हुई। एक दिन मैं इतना तंग आया कि मैंने बूटा सिंह साहब को, कोई 2 महीने, मई का महीना था, मैंने फ़ोन किया। अप्रैल में मैं गया था गालिबन, और या मार्च में मैं गया था, और ये मई के महीने में मैंने फ़ोन किया तंग आके। मैंने कहा सरदार साहब, मैं सारे कैदियों ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ बॉर्डर पे खड़ा करके एक को मैं भेजता जाऊंगा, मीडिया साथ रखूंगा, टेलीविज़न साथ रखूंगा। वो पूछेंगे कि आप जाना चाहते हो, रास्ते में ब्लो अप हो जाओ माइन से, या BSF गोली मार दे, वो तुम्हारा घर है, तुम जाना चाहते हो हमारी तरफ से आज़ाद हो। जो रहना चाहेगा उसको रख लूँगा, जो जाना चाहेगा वो आगे आप जाने। उसका उन पर बड़ा प्रेशर पड़ गया। एंड इन जून वी एक्सचेंज द फर्स्ट प्रिजनर्स, वो सारे। और मैंने जब एक्सचेंज का हो गया तो मैंने कहा रामदास को मिलाओ मुझे। अब रामदास मुल्तान जेल से सखर जेल में जा चुका था। अब वो मुझे फ़ोन मेरा मिला, तो फ़ोन पे उसको जून के महीने में एयर कंडीशन कमरे में ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो आया, तो मैंने उसको कहा रामदासिया को याद है, फारूक लगारी नहीं, कसवर गर्देजी मरहूम और मैं जेल में इकट्ठे होते थे जब, वो उनको भी मैंने बताया कि रामदास को मैंने आज बात की है। मैं कहा रामदासिया हो, रामदासिया कहना लगता तो मेरा चौधरी है, पर चौधरी कहाँ सुनेगा मेरी। मैंने कहा तेरा चौधरी हूँ, वो मुझे चौधरी कहता था। कहता सुना को मंत्री हो गया, या गरीबों माड़ों को कहाँ से तुमने याद कर लिया। मैंने कहा मंत्री हो गया हूँ और बोल रहा हूँ। उसको मैंने बताया कि तू अब जाएगा, क्रॉस करेगा तो किधर जाएगा। कहता 40 दिन ख्वाजे के पास पहले जाऊंगा, फिर पता करूंगा माँ जिंदा भी है कि नहीं, 40 दिन ख्वाजे के पास गुजारूंगा। तो ऐसी ये लिस्ट थी। अच्छा, अब इस पे हमीद गुल साहब
वो इम्तियाज, ब्रिगेडियर इम्तियाज बिल्ला बिल्ला, जो जिनका हम मुखालिफ है, हाँ। ही इज ऑन रिकॉर्ड। जावेद अशरफ काजी साहब, जनरल दुरानी, असद दुरानी, हाँ। ये तो ऐसे ISI जी जी ISI के दोनों DG रह चुके हैं। वो चीफ्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और मेरे पास इनके मज़ामीन भी हैं, तहरीरें भी हैं, जिन्होंने कहा कि सिखों की लिस्ट अव्वल तो किसी सिविलियन के पास, अव्वल तो ISI के पास होती ही नहीं, अगर होती तो सिविलियन के पास अगर पहुंच जाती उसने अटक किले में उल्टा लटके होना था। और अगर वो जाके दे आया होता इंडिया को, और इस तरह जाके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पकड़ा के या किसी को दे के आया होता, तो उसको बॉर्डर पे ले जाके गोली मार गई होती। नाज़रीन, मेरे मेहमान सेनेटर एतजाज़ एहसन है। मुझे हुक्म मिला कि एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक। सेनेटर एतजाज़ एहसन से गुफ्तगू जारी है। ये जिस दिन आपकी गवर्नमेंट डिसमिस होती है, ये क्यों हमें इम्प्रेशन है कि पीपल्स पार्टी के आप वजीर थे, इफ्तिखार भी थे, मोहतरमा भी थे, हैप्पी मिनवाला साहब सदर साहब से मुलाकात कर रहे थे, किसी को पता नहीं कि फारग हो रही है। What was it? Did it come as a complete surprise or was it in the pipeline? नहीं, कंप्लीट सरप्राइज तो नहीं थी। हमें ये पता लग रहा था कि देयर इज समथिंग ब्रूइंग। यहाँ तक कि मुझे जाना था दालबंदीन, एक बाई इलेक्शन हो रहा था, फतेह मोहम्मद हसनी साहब हमारे कैंडिडेट थे जो आजकल सेनेटर हैं। Okay. और दालबंदीन में उनका जलसा था, और वो और कुछ उनके आले तशरीफ वोट थे जो समझते थे वो मेरे एड्रेस से राग़िब होंगे। को मैं आले तशरीफ नहीं हूँ, पर मैं समझता हूँ हुसैनी तो हम सब हैं ना। जी बेशक बेशक, ठीक है। तो वो मेरे तकरीर चाहते थे वहाँ हो, और फिर दालबंदीन में बड़ा जलसा हो। तो 2 दिन बीबी और मेरी ये बात होती रही कि जाना चाहिए। मैं कहूँ मैं नहीं जाता इस सिचुएशन के। बिल आखिर लगारी, नूर लगारी साहब IB के जो चीफ थे हमारे, उन्होंने कहा कि मुझे भी कहा, उनको भी कहा जाने दें। वो बड़ा इसरार कर रहे थे इलेक्शन के लिए। इधर वी वर अलर्ट टू इट, To the threat. to the threat. Okay. We were alert to it. We were being alerted by the meetings between Jatoi Saab and the army chief and the president, presidency, और जतोई साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जी, बनाया। आप ये भी सोचे ना हमारे कितनी हमारे खिलाफ थे कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को Caretaker. ठीक। आजकल तो चलो कोई बन सकता है कि अगर दोनों मान जाए अगर तू, वो तो पूछना भी नहीं होता था ना। ये मैंने जुमला मोतरज़ा इसलिए कहा कि मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हूँ, और अगर गवर्नमेंट डिस्क्वालीफाइड ना समझा जाए उस होते के लिए caretaker। अच्छा ठीक नहीं, है। खुदा ना खास्ता कोई केयर टेकर बने, बड़ी मुश्किल की अच्छा चीज़ है। जी, तो आप उधर चले गए। मैं उधर चला गया। उधर एक दिलचस्प वाक़या हुआ। जलसे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने मुझे आके कान में कहा, उस वक्त आप सोचें कि टीवी शीवी ये चैनल नहीं हुआ, नहीं बिल्कुल नहीं, सिंगल PTV और रेडियो पाकिस्तान। जी बस दो। उसने आगे मुझे कान में कहा कि जी गवर्नमेंट डिसमिस हो गई है। मैंने कहा तुम तो बेटा यहीं बैठ जाओ। जलसा था, जलसे में वो बड़ा असला भी बहुत और बड़े जाले। मैंने कहा तुम तो इधर ही बैठ जाओ, इधर से हटना नहीं है। फतेह मोहम्मद को मैंने कहा जल्दी मेरी तकरीर कराओ और यहाँ से हम चलेंगे। फिर मैंने तकरीर की। वो ज़फ़र लगारी साहब रेलवेज़ मिनिस्टर थे, उनको भी कहा कि नहीं आपने नहीं करनी, दूसरे ने नहीं करनी। मैंने तकरीर की। मैंने जो वादा कर सकता था ना मैंने कर दिया। मैंने कहा आपने डिग्री कॉलेज मांगा, यहाँ यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपने रेलवे स्टेशन की में को कुशादा करने के लिए सामान के लिए कहा है, यहाँ से रेलवे लाइन यूरोप जाएगी RCD के ज़रिए और यूरोप, और यहाँ बंदरगाह बनेगी, ड्राई पोर्ट बनेगी और सारा कुछ होगा, और अस्पताल 500 बेड का अस्पताल होगा। ये वो अच्छा उतर के अब हमने बस्ते गोल किए और हम
कर्नल मुझे एफसी के कर्नल मेरे साथ थे एस्कॉर्ट में। 20 मील निकल के दालबंदीन से रात का वक्त था, मैंने रोकी गाड़ी, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा अपने ड्राइवर को कहा झंडा उतार दो गाड़ी से, और उनको मैंने कहा कि आप जा सकते हैं क्योंकि आई एम नो लॉन्गर अ मिनिस्टर, मुझे ये इतला मिली है, आई एम नो लॉन्गर अ मिनिस्टर, तो आप। उसने कहा नहीं सर, आई विल कंडक्ट यू दे। सरदार खालिद, जनरल सरदार खालिद मेजर जनरल थे, उनको मैंने सिग्नल करवा दिया कि आई विल नॉट बी स्टेइंग एट द मेस, आई विल स्टे एट सरीना ऑन माई प्राइवेट एक्सपेंस। ही केम 20 miles आउट ऑफ क्वेटा टू रिसीव मी, टुक मी टू दी मेस। मैंने बड़ा कहा, उन्होंने कहा सर जब तक आप यहाँ क्वेटा से मैं आपको सी ऑफ नहीं करता, पूरा सलूट मार के सी ऑफ कल करूँगा, उस वक्त तक आपको मैं वजीर ही समझता हूँ। हाँ। जब मोहतरमा की डिसमिस होगी, वो आपने चैलेंज की, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, वो नहीं मानी गई। नहीं। व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द कोर्ट? मैं इस बार वकील नहीं था। अच्छा। पिटिशन भी बीबी के नाम से नहीं थी, 1990 के डिसमिसल की। जी जी। ख्वाजा तारिक रहीम साहब, ख्वाजा तारिक रहीम के नाम से हुई। 1996 में जो डिसमिसल था उसमें मैं वकील, जो जिस वक्त सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस साहब, वो जस्टिस। केस ही नहीं लगाते थे। हाँ, एम आई राइट जी? बिल्कुल, वो बिल्कुल, केस बिल्कुल, बिल्कुल नहीं लगाते थे। बिल्कुल। मियाँ साहब निकाले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया। इज इट करेक्ट? और डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब ने बहुत शोर मचा के गया, हिस्टोरिकल जजमेंट, वो हिस्टोरिकल जजमेंट खड़ी क्यों नहीं रही तारीख में? पहली तो वजह यह है कि वो डेट्स बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। 18 अप्रैल को मियाँ साहब पहली दफ़ा फारिग किए गए अंडर 58(2)B, 1993 का ये वाक़या। ठीक है। गुलाम इसाक खान साहब, गुलाम इसाक खान साहब 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया। फिर 18 जुलाई को मियाँ साहब ने खुद इस्तीफ़ा दे दिया और इसाक खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो जजमेंट ने जिसने रिस्टोर किया हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट उस जजमेंट को अवॉइड करके दूसरे रास्ते से आ गई, काकड़ फार्मूला हो गया। अब इस्तीफ़ा देने से तो नहीं रोक सकते थे ना, तो वो फैसला ही रिडंडेंट हो गया, वो सारा फैसला ही रिडंडेंट हो गया। जब मोहतरमा को दोबारा निकाला गया और वो कहा गया, क्योंकि मुझे याद है जब मियाँ साहब रिस्टोर हुए हैं तो शायद सजाद अली शाह साहब की डिसेंटिंग जजमेंट है कि भाई अगर पंजाब से प्राइम मिनिस्टर आता है तो उसके लिए और सिंध से वजीर आजम आता है तो उसके लिए और आप करते हैं। तो दूसरी दफा वॉज नो चांस। फारूक लगारी से झगड़ा क्या हो गया मोहतरमा का? मेरा तो ख्याल था कि वो भाई फारूक भाई थे, बहुत एहतराम मोहतरमा का, बहुत इज्जत। व्हाट वेंट रॉन्ग इन दैट रिलेशनशिप? क्योंकि सेकंड राउंड में आप इतने इनर सर्कल में नहीं थे। बट मैं सरदार फारूक लगारी के को मेरा ख्याल है शायद मोहतरमा से भी बेहतर जानता हूँ। अच्छा, शहीद से, क्योंकि मैं सरदार फारूक अहमद खान लगारी के साथ 7-8 महीने एक सेल में कैद रहा हूँ। अच्छा। ज़ियाउल हक के टाइम में। ठीक। फिर उसके बाद मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया फैसलाबाद सेंट्रल जेल में, और इनको मेरे ख्याल भावलपुर या मुल्तान भेज दिया गया। पर एक कमरे में, एक सेल में पहचान जाता है जी आदमी मतलब अंदर बाहर हो जाए, एक हो जाता है। तो फारूक खान के लिए ज़्यादा अरसा प्रेसिडेंट हो के, उसके अंदर एक फ्यूडल भी हो और फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी हो, सबमिसिव रहना मुमकिन नहीं था। अच्छा। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करना मुमकिन नहीं था। और उनको माहिरीन की, सियासी और कानूनी माहिरीन की जो राय आराम मिलती थी वो ऐसी ही थी, जो उनको मतलब है कि उकसाती भी थे। और अपना आबदा हुसैन उनके बड़ी करीब थी,
कानूनी तौर पे शाहिद हामिद साहब, वो एक दफा तो अटॉर्नी जनरल का टेक ओवर करने लगे थे एक मामले में, हमारे काजी जमील साहब थे अटॉर्नी जनरल, ही एक्चुअली स्टेप्ड इन एंड अच्छा ठीक है। तो आई थिंक मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं। अच्छा, व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग? व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग इशारा हुआ है नाज़िम। ये अब बात थोड़ी सी इसमें गोलमोल आएगी, लेकिन आप साथ रहिएगा। वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। सेनेटर एतजाज़ एहसन से एक ऐसे ईरा की गुफ्तगू जारी है जिसका बड़ा भारी असर है हमारे मुल्क की सियासत पर। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को टेक ओवर किया और एक हैवी मैंडेट वाली हुकूमत को मार गिराया, क्यों सुप्रीम कोर्ट रश्ड इन टू वैलिडेट दैट? मैंने एक दफ़ा सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब से अर्ज़ की कि क्यों नहीं आपने 13 अक्टूबर को इसको नोटिस दिया, भाई तू कौन है भाई और तू कैसे आया? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस क्या देना था? सिद्दीकी साहब और जो जजेस जिन्होंने उनको फारिग किया वो सामान और बिस्तर लपेट के अपने अपने घरों को चले गए। ठीक। अगर वो यही कहते कि जी हम डिसमिसल हमारा गलत है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हाँ। तो शायद एक लॉयर्स की मूवमेंट उस पर चल पड़ती। ये तो ग्रांट करना पड़ेगा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। वो पहली मरतबा पीसीओ का हल्फ भी लिया उन्होंने, दोनों जजमेंट Legitimize भी मुशर्रफ किया। साहब को लेजिटिमाइज किया, वो किया। उसके सिग्नेटरी हैं हाँ, वो। लेकिन 9 मार्च 2007 को वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जम गया। बिल्कुल जम गया। उसने कहा मुझे आप मैं नहीं देता इस्तीफा नहीं देता और मैं चीफ जस्टिस हूँ और ये मेरा घर है, मैं बैठा हूँ। उसको आपने बंद कर दिया। उससे मौका मिला वो लॉयर्स मूवमेंट को। जी बिल्कुल ठीक। एक फोकस मिल गया ना। ठीक। अब सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी और उनके साथी जजेस ने वो फोकस मुहैया ही नहीं किया। जब खुद ही आप बिस्तर बांध के चले जाएं, शराफत कह लें या जो भी कह लें, तो फिर उसके बाद एक्सपेक्ट करना कि कोई और आपका वाइकेरियसली आपके लिए खड़ा होगा, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। 3-4 सवाल और जी इसी पे। जब इफ्तिखार चौधरी सब बहाल हो गए दोबारा, यानी 2007 से निकले हुए, वो मार्च 2009 को वापस तशरीफ ले आते हैं पीपल्स पार्टी के दौर में। इससे क्या तक़वियत मिली जुडिशरी को, वकीलों को और अवाम को? जुडिशरी के लिए बहुत बड़ा मौका था। ठीक है, बहुत बड़ा मौका था। और मेरा इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ ये एक अंडरस्टैंडिंग सी थी। देखो, जब उनकी रेस्टोरेशन हुई है, उन्होंने मुझे ही बुलाया कि अब क्या करना है आगे। उस वक्त तक मेरे मशवरे पे इतना चलते थे कि मैं कहता था आपने प्रेस को या मीडिया को बात नहीं करनी, इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी, ये बात नहीं करनी। मानते थे? एब्सोल्युटली। 2 साल कोई बयान नहीं दिया किसी अखबार को, मार्च 2007 से मार्च 2009 तक। अब ये हुआ कि आगे वो वापस आ गए। अब जब ऐलान हुआ, गिलानी ने कर दिया ऐलान 16 मार्च को, तो उसके बाद हमारी मुलाकातें हुई। तो मैंने अब था कि 5 साल के लिए इतना स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस ना कभी पहले आया है, ना शायद पहले आ जाएगा में आए, पूरे अपने जोर पे आया है। इनको चाहिए था अपनी पहले 2 साल कम अज कम तमाम तर तवज्जो लोअर जुडिशरी पे रख दें। ठीक, जहां मुकदमे है सारे, जहां इंटरफेस है अवाम का और अदलिया का और लॉ का, कानून और अवाम का, जहां इंटरफेस है, जहां माँ खड़ी होती है और बेटा वो कुत्ता गाड़ी में लाया जा रहा होता है और 8 घंटे उसको निकाला नहीं जाता और वहीं से जी मैजिस्ट्रेट छुट्टी पे है, रिमांड रीडर ने दे दिया, उससे लिखवा लिया और वापस ले जी अगवा हो रही हैं बच्चियां, जहाँ ये सारा वो उनका वो फोकस है। फोकस होना चाहिए था, फोकस होना चाहिए था। वो
शूमी कह लें, वो अपनी एक पर्सनल एजेंडा में पड़ गए। पीपल्स पार्टी के तो हम जानते ही हैं ना, हम सैकड़ों दे सकते हैं हाँ, पीपल्स सैकड़ों। पार्टी की मिसालें। मियां नवाज शरीफ पेश होते हैं मेमो गेट में खुद जाके, काला कोट पहन के। काला कोट पहन। जी। मैंने एक शाम उनसे पहले कहा, चीफ जस्टिस साहब से बात हो रही थी, मैं उनके आगे चूंकि पेश नहीं होता था तो मुझे मेरे पता है। ताल्लुकात उनके साल हर साथ- साल नहीं पेश हुआ, मैं- बल्कि एक दफा झाड़ भी आपको डाली, पेश हुआ। पता नहीं कौन सा केस था, आपने कहा आप ट्रांसफर करें, उन्होंने कहा नहीं पेश हो, मुझे कोई ठीक है तो वो तो अपने बेटे को भी सामने खड़ा करके जी उनको कर ले। फर्क नहीं पड़ा यानी था। वो कुरान उठा के अरसलान का केस खुद सुनने को तैयार हो गए। एम्बैरस होता था कि भाई लोग क्या सोचेंगे, इसको बहाल कराने में इतना कलीदी किरदार। इनका वकील रहा, वकील वकालत करके बहाल कराया पहले 2007 में। मैं पेश नहीं होता था तो हमारे सोशल रिलेशनशिप बड़ा अच्छा था, फैमिली क्योंकि मैंने सुबह जाके बेल या नहीं करानी होती थी, बेतकल्लफी थी, ना किसी के लिए स्टे ऑर्डर लेना होता था। ना क्वाइट राइट। उनके लिए मैं वकील नहीं था, मेरे लिए वो जज नहीं थे। एक एहतराम था पर ठीक है। सोशल। एक दिन पहले मेमो गेट से पहले मैंने उनको कहा कि ये इतनी हाइप किस तरह ले जाएंगे, तो उन्होंने बताया मुझे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ खुद पेश होगा। मैंने कहा नवाज शरीफ खुद पेश होगा, उससे प्रोफाइल हाई हो जाएगी केस। उसको फौरन रिलीफ दी। ख्वाजा आसिफ पेश होता है अपॉइंटमेंट्स और प्रमोशंस वाले केस में, फौरन एक दिन में उसको स्टे मिल जाता है, नोटिस भी नहीं और सारा कुछ। जिस फैसले पे अब ये गवर्नमेंट पछता रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पर काटने थे पर कटे हुए अब इनके भी हैं, अब ये पछता रहे हैं, खुद लिया हुआ है फैसला। तीसरा, सबसे ज्यादा सदारती इलेक्शन से तो ज्यादा मोतबर इलेक्शन कोई नहीं, 8 सितंबर को होना है। 29 अगस्त को पेश हो जाते हैं राजा जफरुल हक साहब, लीडर ऑफ द हाउस सेनेट, डायरेक्टली अदालत में, और कहते हैं कि जी ये कि हमारे चंद लोगों ने, मेंबर्स ने उम्रे पे जाना है, तो इसलिए ये एडवांस कर दिया जाए। अब रज़ा रब्बानी भी कैंडिडेट है, उसको नहीं पूछा। एक और भी कैंडिडेट थे, उनको नहीं पूछा। इलेक्शन की कैंपेन करनी है कैंडिडेट्स ने, 15 मिनट में 8 सितंबर से 31 अगस्त खींच के पहले कर दी इलेक्शन। भाई इलेक्शन काम इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन आप कौन है उसे चेंज करने वाले, आपका इख्तियारी कर दिया। और ममनून हुसैन एक इलीगल प्रोसेस से मुंतखब हुआ है, क्योंकि इलेक्शन सही वो होनी थी जो कि 8 सितंबर को होनी थी, जिस दिन वोट ही नहीं डाले गए, जिस दिन हुआ ही कुछ नहीं। तो एक पर्सनल एजेंडे में इफ्तिखार चौधरी अच्छे काम भी किए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी जल्दी मैं तो खैर किसी और वजह से खिलाफ था उनके रवैये से। मेरा उनसे इख्तिलाफ सिर्फ अदालती रवैये की हद तक था, जो उन्होंने इतनी जल्दी वकील उनसे मुतनफ़र क्यों हो गए, जब वो चीफ जस्टिस रहे भी थे भी। वो मेरा ख्याल है उसकी वजह ये नहीं कि उनके सही फैसले या गलत फैसले, इस पे नहीं। वो मेरा ख्याल है वकीलों को ज़रा ये परेशानी हुई ज़्यादा लगती है। मैं तो पेश नहीं हुआ तो मुर्रा रहा, शायद मैं भी इस पे शाकी होता कि वो मेहनत तो बड़ी करते थे। इसमें भी कोई काम तो बड़ा 8 बजे रात के बैठे इसमें भी कोई चीफ जस्टिस, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं, हमने तो आपको पता है ना 7-11 नाम डाले थे 7 दिन रात के 3 बजे भी बुला ले। अच्छा ठीक है, बट व्हाई हैज ही लॉस्ट सो मच फेस इन सो शॉर्ट अ टाइम? व्हाई आर द आसमा जहांगीर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, द कुर्द्स ऑफ दिस वर्ल्ड, और आप खुद भी उस कदर मोहब्बत की निगाह से उनको याद नहीं करते हैं फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट ही हैड? मुझे तो एक जाती बात से ज़रा थोड़ा सा रंज हुआ उनसे और उनको मुझसे। और वो जब मैं सितंबर 2011 को उनको उनके बेटे की मुबैना जो मेरे पास शवाहिद आए हुए थे और हार्ड कॉपीज उन शवाहिद की लेके गया, उनके बेटे की कारनामों के,
तो मुझे तकलीफ हुई कि उनको कुछ उसका उन्होंने कोई असर नहीं लिया मेरी बात का। जो मुझे तो उनसे बात करने से पहले 2 रात नींद ही नहीं आई थी कि, और मैं मानता ही बिलीव नहीं करता था। मैं कहता था कि ये इसमें कोई, पर अगर वो गलत था तो ही शुड हैव एक्टेड विद ग्रेट शेजरिन। मुझे ज़रा उनकी उससे तकलीफ हुई। लेकिन अगर आप थोड़ी सी याददाश्त पे थोड़ा सा वज़न डालें तो मैंने जो ख़त लिखा था 2007 में, उसके दूसरे सफ़े में मैं उनकी BMW 7 सीरीज चलाने का जिक्र कर चुका था इन 2007। आई सेड ही इज डूइंग दिस। आप कर चुके थे, याद है ना? रज़ियाबान आप चलाते हैं। हाँ। अच्छा शाहिद साहब, हमारे इस इंटरव्यू का वक्त ख़त्म हो गया, मेरा दिल नहीं भरा, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने जाना है, अब बहुत ज़रूरी जाना है, कि इसको आप समझें कि ये आपकी ज़िंदगी के हालात का ट्रेलर है, अभी मेन फिल्म आनी है। इजाज़त चाहता हूं।